नमस्कार दोस्त, आज मैं फिर आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का नाम है पूस की रात। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी की माला में से एक मन का है। इसमें वो गरीब जीवन की एक झलकी दिखाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं पूस की रात। अध्याय 1। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह 2 फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ अपना भारी जिस्म लिए हुए जो उसके नाम से को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनून कौन तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम आपकी खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। अध्याय 2। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़कर कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में पियाल पर लेट रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानता था मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कुकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राण पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जारा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजा लेगी जारे का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और चारा खा ले, कल से मैं पियाल बिछा दूं, उसमें घुसकर बैठ जाना, जरा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए
और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जारा किसी भूत की मानिंदा उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिसत यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी के मुनव्वर हो गया। इसी अस्मा में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक को इस खास रहूनियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना चीज समझ रही। वो झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेतों में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा। अध्याय 3। 1 घंटा गुजर गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमीद हो गया है। उसने ऊपर उठकर आसमान की जानिब देखा। कभी अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निसफ दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। अब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत में थोड़ी देर के फासले पर एक बाग पतझड़ शुरू हो गई। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कुंकू करते हुए अपने मालिक की राय में मुआफिक जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटा टोप अंधेरा छाया हुआ। दरख्तों से शबनम की बूंदे टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, वो उसे चूस रहा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों को बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर दे। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुज्जलजल रोशनी में बाग के आलिशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तरीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिंद मालूम होती। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा। 1 मिनट उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरी जी में आए वो कर। सर्दी के इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कूकू कर गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तब्दील नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खा। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये न जर देना कि रात ठंडी लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई,
पर वो कोई बात न। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के आ गया। अध्याय 4। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राह के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई, पर जूं-जूं सर्दी बढ़ती जाती थी, उसे सुस्ती दबा लेती थी। जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत चल रही है। उसने दिल में कहा, चमड़ा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोची डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता है। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हो मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका तुआबुक करना उसे पहाड़ मालूम हो। अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लियो लियो हा 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 हा, लियो लियो हा 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 हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन विधा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से रहा ना गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गरा फारे डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास बेहिस बैठा हुआ। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह कर रखा। आखिर वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डाढ़े पर आए। देखा, खेत में एक पौधा का नाम नहीं है और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है। गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज में कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दे, खेत जानवर चढ़ गए, हम एक पैसा न देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर चाहे खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज में कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दो। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा जाता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेत का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा,
क्या सोता ही रहेगा, चल घर चले। तो आपने ये कहानी सुनी पूस की रात। तो मित्रों, इस कहानी से मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही साधारण तरीके से और बड़े ही सुंदर तरीके उन्होंने गरीबी के बारे में व्यक्त किया। उन्होंने साफ लिखा है इस कहानी के कि एक जो मजदूर है, जो परिश्रम करता है, उसे एक चद्दर, एक कंबल भी नसीब नहीं होता है। और वहीं एक अमीर जो मजदूरी नहीं करता है, जो ठंड में बाहर नहीं निकलता, उसे तरह तरह के कंबल और रजाई और गद्दे मिलते हैं ठंड भगाने। तो मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही प्यारी सी कहानी में समाज में अमीरी और गरीबी के बीच के खाई के बारे में इस कहानी के माध्यम से वर्णन। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और हमारा जो चैनल है, जो हमेशा प्रेमचंद जी की कहानियां को एक एक करके आपके सामने ला रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कुछ सुझाव है तो हमें जरूर लिखें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें।